भारतीय संसद यानी कि इंडियन पार्लियामेंट। आज हम देखने वाले हैं पॉलिटी का एक और टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत जो कि एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसके अंतर्गत जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करती है और जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वह जनता के लिए संसद में जाकर कानून निर्माण करते हैं। संसद जो कि सर्वोच्च विधायिका है हमारे देश की। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च विधायिका होती है जहां कानूनों का निर्माण कराया जाता है। भारत जो कि एक संसदीय शासन प्रणाली है या उसने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, उसको हम वेस्टमिनिस्टर मॉडल या कैबिनेट सिस्टम भी कहते हैं, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। इसका जो मॉडल है उसके अंतर्गत यह होता है कि जो एग्जीक्यूटिव यानी कि जो कार्यपालिका होती है वो लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कि जितने भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व का नियम होता है। इसके अंतर्गत एक और बात हमें देखने को मिलती है कि जो वास्तविक कार्यपालक होता है वो पीएम होता है, ब्रिटेन की वेस्टमिनिस्टर मॉडल कैबिनेट सिस्टम के अंतर्गत। यदि मैं भारतीय संविधान की बात करूं तो उसके अंतर्गत जो संसद है यानी कि जो हमारी केंद्रीय विधायिका है वो हमें संविधान के पार्ट 5 और आर्टिकल 79 से 122 के अंतर्गत देखने को मिलती है। अगर मैं 79 आर्टिकल की बात करूं तो इसके अंतर्गत हमें बताया गया है कि संसद के अंग क्या हैं या संसद की क्या संरचना है, संसद किन किन चीजों से मिलकर बनती है। तो संसद के अंगों में प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, लोकसभा यानी कि निम्न सदन, राज्यसभा, उच्च सदन, ये तीनों को मिलाकर ही हमारी संसद का निर्माण होता है। यदि मैं संसद संरचना की बात को इन डिटेल में देखूं तो सर्वप्रथम हम लोकसभा को देखेंगे, जिसको हम हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। लोकसभा जिसको हम अनुच्छेद 81 में देखते हैं, इसको हम निम्न सदन कहते हैं, जो कि प्रतिनिधियों का सदन होता है। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, अर्थात जो हम चुनाव में वोट देने जाते हैं तो जो एमएलए हम चुनते हैं उनको लोकसभा के अंतर्गत ही प्रतिनिधित्व करना होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम उनका जो चुनाव करते हैं वो प्रत्यक्ष रूप पर वोट देकर करते हैं। लोकसभा के जो चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो प्रत्यक्ष होती है। लोकसभा की अगर मैं कार्यकाल की बात करूं तो वो 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। 5 वर्ष बाद फिर से जो चुनाव प्रक्रिया होती है उसको कराया जाता है। इसमें अधिकतम संख्या 552 रखी गई है, लेकिन जो वर्तमान में निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या केवल और केवल 543 है। लोकसभा में न्यूनतम आयु 25 वर्ष तक रखी गई है, यानी कि जो लोकसभा का सदस्य है उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद में बात करूं कि जो लोकसभा है उसके स्वयं के कुछ उत्तरदायित्व या उसकी कुछ विशेषताएं, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिनको सिर्फ लोकसभा ही निभा सकती है, ये वो लोकसभा के लिए ही होते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम देखेंगे धन विधेयक के बारे में, जो कि केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। धन विधेयक जो होता है वो केवल लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा में लाने के बाद उसे राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा या तो उस पर अपना सुझाव दे सकती है प्रतिक्रिया के रूप में, और यदि राज्यसभा 14 दिन तक उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है तो लोकसभा के द्वारा धन विधेयक को पारित राज्यसभा के माध्यम से मान लिया जाता है। उसके बाद एक और पॉइंट आता है मंत्रिपरिषद, जो कि लोकसभा हेतु ही उत्तरदायी होती है। इसमें जो सामूहिक उत्तरदायित्व का नियम है वो लगता है, जो कि मंत्रिपरिषद जो एमएलएज है लोकसभा हेतु ही उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं वो लोकसभा में ही हमारे प्रतिनिधित्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं वो केवल लोकसभा हेतु ही उत्तरदायी होते हैं, ना कि राज्यसभा के लिए। इससे आगे अगर मैं बात करूं राज्यसभा की, तो राज्यसभा हमें आर्टिकल 80 में देखने को मिलता है। इसको हम उच्च सदन कहते हैं और यह एक स्थायी सदन होता है। स्थायी सदन से तात्पर्य ये है कि यह कभी भंग नहीं की जा सकती है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। मतलब प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो 1/3 सदस्य होते हैं वो सदन से बदलते रहते हैं। वो 1/3 के बाद और 1/3 आते हैं। तो जो सदन होता है वो कभी पूर्ण रूप से भंग नहीं होता।
इसलिए इसे हम स्थायी सदन कहते हैं। इसमें जो अधिकतम सदस्य होते हैं वो 150 होते हैं। वर्तमान सदस्य 245 की संख्या में राज्यसभा में स्थित है। न्यूनतम आयु की बात करें तो यहाँ राज्यसभा में 30 वर्ष की आयु को निर्धारित किया गया है, क्योंकि जो राज्यसभा के सदस्य होंगे वो 30 वर्ष तक होने ही होने चाहिए। ये 30 वर्ष की आयु पार किए होने चाहिए। उसके बाद अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है। इनका जो चुनाव होता है उसमें जो निर्वाचक होते हैं, जैसे लोकसभा में निर्वाचक आम जनता होती है, उसी प्रकार राज्यसभा में निर्वाचक में जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं एमएलएज, जो कि हम चुनते हैं, वो हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो राज्यसभा में इनका चुनाव करते हैं। और जो एमएलएज के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं वह अलग। और राज्यसभा में प्रक्रिया होती है 12 सदस्यों को मनोनीत करने की, जो कि 83 के अंतर्गत आती है। राष्ट्रपति को यह शक्ति होती है 83 के आधार पर कि वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। इसमें 4 क्षेत्र जो हैं वो हैं साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। इन चारों के आधार पर जो राष्ट्रपति होते हैं वो इनको मनोनीत करते हैं। उसके बाद अगर मैं संसद के तीसरे अंग राष्ट्रपति के बारे में बात करूं तो जो राष्ट्रपति है वो संसद के अभिन्न अंग होते हैं, जो कि संसद के जितने भी अधिवेशन हैं उन्हें बुला सकते हैं, उन्हें स्थगित कर सकते हैं, उनका सत्रावसान कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पर। विधेयकों पर जो हस्ताक्षर करते हैं वो राष्ट्रपति ही करते हैं, क्योंकि जब लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाता है विधेयक और उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति या तो उस पर कोई सुझाव देंगे या प्रतिक्रिया देंगे, या उन्हें ऐसा लगता है कि विधेयक में भी कोई कमी है तो वह वापस उसे संसद को भेज देते हैं। और उसके बाद यदि दोबारा वही विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं। और जब राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह एक कानून का रूप ले लेता है। उसके बाद में होता है अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता तब होती है जब लोकसभा इन प्रेजेंट में कार्यरत नहीं होती, लोकसभा या भंग रहती है या कुछ भी हो, लोकसभा में जो सदन है वो चलता नहीं है लोकसभा का। तो उस समय पे जब देश हित में ऐसे नियम कानूनों की आवश्यकता होती है और लोकसभा इन प्रेजेंट में कार्यरत नहीं होती है, क्योंकि कानून तो तब बनता है लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति। तो ऐसे टाइम पे जो अध्यादेश है उसे राष्ट्रपति पारित करते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा पारित अध्यादेश ही कानून मान लिया जाता है उस समय के लिए। तो संसद के हमने अंग सारे समझ लिए। इसके बाद हम समझते हैं संसद के कार्यों क्यों। आखिरकार संसद के कार्य होते क्या हैं। तो संसद के जो मेन कार्य हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो सर्वप्रथम अगर हम देखें तो कानून निर्माण। संसद का सर्वप्रथम कार्य होता है कानून निर्माण करना। उसके बाद में अगर हम देखें तो दूसरा कार्य होता है उसका वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य में होता है बजट को पेश करना, बजट को पास करना और कर लगाना इत्यादि सारे काम जो होते हैं वो वित्तीय कार्य में आते हैं। उसके बाद में कार्यपालिका पर नियंत्रण, जो एग्जीक्यूटिव होती है उस पर लेजिस्लेचर अपना कंट्रोल बना के रखती है ताकि वह नियंत्रण से बाहर ना हो या जनता के प्रति ऐसे कोई कार्य ना करे जो उनके हित में ना हो। तो उन पर नियंत्रण के कई साधन हैं, जैसे प्रश्नकाल, शून्यकाल, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव। इन सारे साधनों के माध्यम से जो विधायिका होती है वो कार्यपालिका अपना नियंत्रण रखती है। उसके बाद में संवैधानिक संशोधन, जो संविधान में जितने भी संशोधन किए जाते हैं वो संसद ही कर सकती है। इसके बाद में हम कुछ और देखते हैं कि जो संसद के अधिवेशन हैं या संसद में जितने भी सत्र चलते हैं वो कौन कौन से हैं और कब से कब तक चलते हैं। संसद में जो सत्र चलते हैं वो 3 सत्र चलते हैं। एक होता है बजट सत्र, एक होता है मानसून सत्र और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। बजट सत्र की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे पहला और सबसे लंबा सत्र ठीक है चलने वाला सत्र है, जो कि लास्ट जनवरी से शुरू होता है और अप्रैल तक चलता है। उसके बाद में मानसून सत्र, जिसमें सरकारी एजेंडों को रखा जाता है, जिसमें बिल या पोलिंग बिल हुए जिनको सरकार पास करने का प्रयास करती है। उसके बाद में ये जो मानसून सत्र है वो मिड जुलाई और मिड अगस्त तक चलता है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं शीतकालीन सत्र की,
तो शीतकालीन सत्र लास्ट नवंबर वीक से दिसंबर के तीसरे वीक तक चलता है। अब हम ये सारी चीज़ों को जानने के बाद ये देखेंगे कि कोई विधेयक आखिरकार कानून बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम साधारण प्रक्रिया को देखेंगे, जिसके अंतर्गत एक विधेयक होता है या विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा या विधानसभा वो किसी में भी हो सकता है। दोनों सदनों से वो पारित होना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा से, जो कि 50% प्लस एक यानी कि साधारण बहुमत से भी पास हो सकता है। उसके बाद में जब वो दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है, जिसमें यदि राष्ट्रपति स्वीकृति दे देते हैं या उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह एक कानून का रूप ले लेता है। इसके बाद में अगर मैं अन्य प्रतिक्रियाओं की या प्रक्रियाओं की बात करूं, एक विधेयक होता है धन विधेयक, जो कि आर्टिकल 110 के अंतर्गत आता है। यह केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा में ही पारित किया जाएगा। प्रस्तुत भी लोकसभा में होगा और पारित भी लोकसभा में ही किया जाएगा। उसके बाद में जो धन विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लाया जा सकता है। बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। और जो राज्यसभा होती है वह केवल और केवल धन विधेयक पर अपना सुझाव दे सकती है। वो ये मना नहीं कर सकती कि धन विधेयक को वह एक्सेप्ट नहीं कर रही है या ये इसमें ये गलत है। वो केवल सुझाव दे सकती है अपने धन विधेयक पर। मानना ना मानना ये लोकसभा के ऊपर है। और यदि उस राज्यसभा 14 दिन तक उस पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं देती है तो वह लोकसभा के द्वारा धन विधेयक पारित मान लिया जाता है। उसके बाद में एक और प्रतिक्रिया होती है संयुक्त अधिवेशन की। संयुक्त अधिवेशन तब कराया जाता है जब किसी विधेयक या कानून बनाने के लिए जो दोनों सदन है हमारे लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक मत नहीं हो पाते या उनमें मतभेद होता है। तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो ऐसा करते हैं कि संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था करवाते हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों को साथ बिठाया जाता है, जो कि अनुच्छेद 108 के तहत किया जाता है, जिसमें दोनों सदन के सदस्य बैठते हैं और जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसके अंतर्गत जो अधिकतर यह देखा जाता है कि लोकसभा के पक्ष में निर्णय अधिक जाता है, क्योंकि उसकी जो रिप्रेजेंटेटिव पावर है वो अधिक है। तो मतलब ये है कि किसी भी विधेयक पर दोनों का मत एक साथ कराने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था करवाते हैं, जो कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आता है। उसके बाद में संसद और लोकतंत्र की मैं बात करूं तो जो संसद है वो जनता की आवाज़ कहलाती है। हमारी जो संसद है वो लोकतंत्र की आवाज़ है और जो लोकतंत्र है वो संसद के लिए कानून का प्रतिनिधियों का चुनाव करके भेजती है। संसद एक ऐसी जगह है लोकतंत्र में जहाँ राष्ट्रीय नीतियाँ, कानूनों और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। इसीलिए लोकतंत्र में संसद का अपना एक महत्व है और संसद लोकतंत्र के अंतर्गत ही प्रचलन में आती है। उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं तो जो संसद है वह हमारे लिए कानून का निर्माण तो करती ही करती है, साथ ही साथ अपनी शक्तियों से विधायिका पर या विधायिका कार्यपालिका पर, कार्यपालिका विधायिका पर नियंत्रण भी रखती है, ताकि कोई एक अपने पावर को लेकर गलत निर्णय ना ले। और जब ये दोनों ही दोनों पर नियंत्रण किया जाता है तो वहाँ रोल आता है न्यायपालिका का, जो कि इन दोनों पर ही अपना नियंत्रण बना के रखती है। हमारे देश में कोई भी पिलर अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं मान सकता है या ये नहीं कह सकता है कि हाँ जी मैं ही शहंशाह हूँ। ये आंतरिक रूप से सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सब एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ हमने अपना जो पार्लियामेंट है उसको पूरा पढ़ लिया है। इसके क्विक रिवीजन के रूप में मैंने यहाँ कुछ शॉर्ट पॉइंट्स लिखे हैं जिसे आप देख सकते हैं। जैसे संसद जो है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से ही मिलकर बनती है। जो लोकसभा है उसको हम अस्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि यह भंग हो जाती है हर 5 साल बाद। राज्यसभा जो कि एक स्थायी सदन है वो भंग नहीं होती है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ला सकता है। संयुक्त अधिवेशन जो कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत देखा जाता है। संसद जो कि सर्वोच्च विधायिका होती है। उसके बाद में
उसके बाद में अगर हम देखें तो कुछ मैंने यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हुए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। भारतीय संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? धन विधेयक किस संसद में प्रस्तुत होता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो आप इन सारे क्वेश्चनों का जवाब पीछे पढ़ाए हुए पूरी वीडियो में देख सकते हैं और इन सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको ज़रूर देना है। तो मैं यहीं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ।